युद्ध शुरू हो चुका है ईरान और इजराइल में, लेकिन अब इजराइल का जवाब क्या होगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। मध्य पूर्व में जो आधी रात को हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इजराइल पर ईरान की बम वर्षा ने महायुद्ध की पटकथा लिख दी है। अब जो होगा वो मध्य पूर्व का सियासी, सामरिक और रणनीतिक भविष्य तय करेगा। जी हाँ, ये पूरा का पूरा इलाका पिछले 50 साल से क्षेत्रीय तनाव का एपी सेंटर बना हुआ था, लेकिन ये पहली बार है जब दो शक्तिशाली देशों में आमने सामने की टक्कर हो रही है। ईरान और इजराइल की ये टक्कर किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में इस वक्त गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं और आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद लिया गया है बदला। सीरिया में हुआ था ईरानी दूतावास पर हमला। ईरान के परमाणु बम बनाने का दावा भी इस बीच सामने आया है। एटमी मिशन में बाधा ना आए इसलिए देर से हमला किया गया, यानी 14 दिन का इंतजार किया गया। 1 अप्रैल को सीरिया में, दमिश्क में जिस तरह से ईरानी दूतावास की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया था इजरायली अटैक में, उसका बड़ा बदला ईरान की तरफ से लिया गया है इजराइल पर इन हमलों के जरिए। और दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद इजराइल पर ये हमले अंजाम दिए गए। और 14 दिन में हमला ईरान विनाशक बदला। जी हां, इससे पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, लेकिन इस बार बारी ईरान की थी। तो देखिए, बड़ी खबर ये कि ईरानी दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद अटैक हुआ है, जब ईरानी दूतावास पर अटैक हुआ था। अब सवाल यह है कि सीरिया में हमले के 14 दिन बाद ये बदला क्यों लिया गया। इसके अलावा बड़ी खबर ये कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले का बदला, क्या परमाणु मिशन की तैयारी में ईरान जुटा हुआ था, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, सवाल यह भी है कि क्या परमाणु बम बनाने के इंतजार में था ईरान। वैसे भी ईरान से लगातार ये खबरें सामने आती रही हैं कि ईरान ने खुद को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर परमाणु बम तैयार किया जा सकता है। मिशन में बाधा ना आए इसलिए देरी से हमले को अंजाम दिया गया। IAEA ये दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब, बहुत नजदीक पहुंच चुका है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल SB अस्थाना हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं, जो लगातार आधी रात से एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बहल साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा, क्या नजर आता है? पहले यह जानकारी सामने आ रही थी कि हमने तो भाई UN चार्टर का पूरी तरह से पालन किया, देखा कि 1 अप्रैल को जो हमला हुआ उस पर UN की तरफ से कुछ कहा जाए, ऐसा नहीं हुआ तो हमला हुआ। अब 14 दिन के इंतजार की बात सामने आ रही। बहल साहब, कैसे देखते हैं? देखिए, ये इजराइल का ही षड्यंत्र था। वो उकसाया उन्होंने ईरान के ऊपर, उनकी एम्बेसी पर अटैक करके। उनको मालूम है कि ईरान इसको रिएक्ट करेगा, और जब ईरान रिएक्ट करेगा तो उससे एक चीज बहुत अहम हो जाएगी कि जो देश इजराइल को कॉर्नर कर रहे थे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए, वो देश को चूज करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ये सब देशों को चूज करना पड़ेगा कि इजराइल का साथ देना है कि साथ देना है ईरान का। उस समय उसको मालूम था कि वो साथ देंगे इजराइल का, और इसी वजह से वो अपने आप को घेरे से निकालने के लिए उसने ये किया। और दूसरा था, जो आपने बहुत ही अहम बात कही है, वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है ईरान के अंदर। और कुछ ही दिनों की बात है कि न्यूक्लियर वेपन भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये बातें आज से नहीं, 1 साल से हो रही हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज की इस बात की वजह से ही ये जरूरी हो गया था किसी ना किसी तरीके से ईरान को अंदर खींचा जाए लड़ाई के लिए। और जब वो ईरान को खींचेंगे तो ईरान के ऊपर अटैक करना इजराइल के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा बन जाएगा। बहल साहब, बहुत बड़ी बात आप कही आपने कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। जो एक्शन इजराइल ने किया था उसी का रिएक्शन ईरान ने किया है। अब इजराइल का एक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अस्थाना सर, आपके पास मैं आ रही हूँ। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान आ गया है। सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जवाब देना जरूरी था। देखिए, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बहुत बड़ा बयान है। डिफेंड किया जा रहा है अपने हमले को। हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे।
और देखिए, ईरान से दागी गई मिसाइल इराक में जाकर गिरी है। ये अहम खबर सामने आ रही है। इजरायली एयरफोर्स ने दरअसल इस मिसाइल को मार गिराया। इराक में गिरी मिसाइल की तस्वीरें सामने आ गई हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये देखिए, ये वो मिसाइल है जिसे आईडीएफ ने हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान से दागी गई मिसाइल इराक में जाकर गिरी। इजरायली एयरफोर्स ने इस मिसाइल को मार गिराया, हवा में ही इसे ध्वस्त कर दिया गया। यानी एक और हमले को नाकाम किया गया है जो कि इस मिसाइल के जरिए ईरान की तरफ से किया गया था। इराक में गिरी ये जो मिसाइल है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दो बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, यानी इजराइल की तरफ से अगर रिटेलिएट किया गया तो इसका ईरान पुरजोर तरीके से जवाब देगा, ये ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आईडीएफ ने किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान की मिसाइल मार गिराई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, अगले 24 घंटे में ईरान पर हो सकता है इजराइल का हमला। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल कर सकता है हमला, यह जानकारी सामने आ रही है। ईरान के मिलिट्री ठिकानों को भी बनाया जा सकता है निशाना, यहां भी अटैक किए जा सकते हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल की सेना। और इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है। देखिए, ईरानी न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला किया जा सकता है। अब ईरान के बुशहर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला संभव है। इस हमले के बाद नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर हमले का खतरा है। 24 घंटे में इजराइल न्यूक्लियर साइट को निशाना बना सकता है। इजराइल की वॉर कैबिनेट में हमले की रणनीति पर चर्चा हुई है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल के फाइटर पायलट भी तैयार हैं। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर भी हमले की रणनीति बनाई गई है। तो देखिए, पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि इजराइल इस वार का पलटवार करे। अस्थाना सर, अब क्या इजराइल, क्योंकि इजराइल पहले ही कह चुका है कि हम चुप नहीं बैठेंगे इस हमले के बाद, तो आपको क्या लगता है इजराइल उतनी ही दोगुनी रफ्तार से अटैक करेगा जैसे कि ईरान ने बदला लिया? देखिए, इसमें जब इजराइल का अभी जो हमला करने का पलटवार करने का जो इरादा है, उसके ऊपर मेरे विचार से अमेरिका और उसके सभी एलाइज उसको मना करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया जब एम्बेसी के ऊपर अटैक किया। और जैसा कि बताया गया है, कारण यही था कि उन्हें ये लग रहा था कि हमास की लड़ाई में उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ये हमला कर देना चाहिए ताकि उसकी डिफेंस के लिए सबके सब तैयार हो जाएंगे। अभी अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट किया है किसी तरीके से कि हम ईरान के ऊपर ऑफेंसिव लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, इजराइल की सिक्योरिटी के लिए हम उनके साथ शामिल रहेंगे, तो उसके लिए हम प्रतिज्ञताबद्ध हैं। लेकिन ऑफेंसिव के ऊपर एक थोड़ी सी रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। रूस ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ऑफेंसिव लड़ाई में, ईरान के ऊपर ऑफेंसिव लड़ाई में शामिल होता है तो हम भी ईरान का साथ देंगे। तो ये जो एस्केलेशन है ये कंट्रोल से बाहर हो सकता है, इसलिए इजराइल को अभी 10 बार सोचना पड़ेगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला करने के लिए। प्लानिंग उनकी काफी समय से है। इजराइल को खतरा है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी एक हद तक एनरिचमेंट के ऊपर बढ़ जाती है तो उसके एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है, और वो बहाना ढूंढ रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को हटाने के लिए। लेकिन इस समय अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन में भी फंसा हुआ है, इंडो पैसिफिक में भी उसकी हालत थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ रहा है, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो ईरान फ्रंट खोलना नहीं चाहता। तो ये एक कश्मकश अभी तक तो अमेरिका के रुख से अस्थाना साहब, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही नजर आती है, क्योंकि अमेरिका अभी इजराइल को सलाह यही देता हुआ नजर आ रहा है कि अभी रुको। लेकिन सुमित चौधरी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित ये बताइए कि इस बात की कितनी आशंका है कि 1 अप्रैल को दमिश्क में हुए ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने खुद को तैयार किया, परमाणु संपन्न खुद को बनाया, और 14 दिन के इंतजार के बाद यह ताबड़तोड़ अटैक इजराइल में अंजाम दिए। इस बात की कितनी आशंका नजर आती है कि पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा ईरान? देखिए, जिस तरीके से आप लगातार अटैक को देखें, जिस तरीके से आपने देखा कि ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बात कहा कि हमारा मेन टारगेट वो दोनों बेस थे जहां से लगातार हम पर अटैक किया गया सीरिया में। हमारा जो अगला अटैक था वो जगह थी जहां पर ये पूरी की पूरी रणनीति बनी। तो ये निश्चित तौर पर तय था कि 1 तारीख के बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, जो भी तैयारियां हुई, वो 1 तारीख
पर, सीरिया में हुए अटैक पर को लेकर ही की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात, अगर आप देखें कि ये ईरान भी जानता था कि जब वो इतनी ज्यादा अटैक करेगा तो उसमें से बहुत कम ही है मिसाइल जो इजराइल में पहुंच पाएंगी। और यही वजह है क्योंकि इसके बाद और उसके बाद देखिए जब ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे, तब अमेरिका ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी। तो ईरान को ये तय था, ईरान को ये पता था कि मल्टीपल अटैक करने पड़ेंगे ताकि वो अगर वहां पर इंगेज होते हैं तो वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। तो निश्चित तौर पर ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से, या फिर आप इसको कह सकते हैं बहुत कैलकुलेटिव तरीके से इन अटैक्स को अंजाम दिया। और एक ना सिर्फ उन अटैक्स को अचीव किया या ना किया, लेकिन अपनी एक परसेप्शन जो थी, जो काफी लंबे समय से आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि दब गई थी, खराब हो गई थी, खासतौर पे जनरल सुलेमानी के बाद से ही, लगातार मारे जाने के बाद से, कि ईरान कुछ करने वाला नहीं है। तो वो परसेप्शन को दोबारा से मेंटेन किया और अपने लोगों को और खासतौर पर इस रीजन के लोगों को ये मैसेज दिया है कि ईरान अब भी एक बड़ी पावर है, एक बड़ी ताकत है। बिल्कुल सुमित, बहुत बड़ी बात आपने कही, ये बताने की कि ईरान अपनी फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है और इसी फेस सेविंग के तहत उसका बदला लेना बहुत जरूरी था जो उस पर अटैक हुआ था, रिटेलिएशन। एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलावर ड्रोन की तस्वीर सामने आ गई है। जो हमला किया जिस ड्रोन से, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं, आपको दिखा रहे हैं हम। ईरानी ड्रोन बिजली के तार में कैसे फंस गया है, तारों में फंसकर ईरानी ड्रोन खराब हो गया। इजराइल पर जब अटैक करने आया था ये ड्रोन, तो ये तारों में, बिजली के तारों में फंस गया। ये तस्वीरें चौंकाती भी हैं, हैरान करती हैं, और ये एक तरह से सबूत भी हैं कि जब ईरान ने अटैक किया, ड्रोन से अटैक किया गया, ताबड़तोड़ ड्रोन से वार किया गया, तो एक ड्रोन आकर बिजली के तारों में इस तरह से फंस गया। ईरानी ड्रोन तारों में फंसा हुआ इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जंग के मैदान से अब तमाम तरह के सबूत भी सामने आ रहे हैं। वही ईरान की मार गिराई गई मिसाइल की तस्वीर भी सामने आई है। डेड सी में तैरती दिखी ईरानी मिसाइल, उसकी तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर ये रही आपके सामने। तबाह ईरानी मिसाइल तैरती दिख रही है। कल ईरानी मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। तो बड़े पैमाने पर इन हमलों को अंजाम दिया गया। ईरान की तरफ से इजराइल को बनाया गया निशाना, लेकिन इजराइल के लिए राहत की बात यह रही कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% से ज्यादा हमले नाकाम कर दिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का बयान सामने आ गया है। आत्मरक्षा के अधिकार के तहत हमला किया गया है। ईरान की सेना कह रही है देश हित में इजराइल पर हमला है। IRGC का कहना है हम कोई भी रक्षात्मक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे, यानी हमारी सुरक्षा के लिए जो जरूरी है वो अटैक किया जाएगा। ये सारा कदम जो उठाया गया वो देश हित में उठाया गया। ये जो इजराइल पर अटैक किया गया वो भी रक्षात्मक कदम उठाने की बात कही जा रही है ईरान की तरफ से। और 3 तस्वीरें, 3 ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरानी ड्रोन की तस्वीर सामने आ गई है। वो सबूत सामने आ गया है जब ईरानी ड्रोन आकर बिजली के तारों में फंस गया और डेड सी में तैरती दिख रही है मिसाइलें, ये भी सामने है तस्वीर। और आत्मरक्षा के अधिकार के लिए ईरान ने हमला किया, ये ईरान की सेना का कहना है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान इजराइल का मौजूदा तनाव कैसे न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ईरान की क्या है न्यूक्लियर तैयारी। देखिए, ईरान की न्यूक्लियर तैयारियों को लेकर वैसे भी बहुत चर्चा है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए, इसमें है क्या पैगाम। ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में हलचल तेज नजर आ रही है। परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है ईरान, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। जी हाँ, एक हफ्ते के अंदर परमाणु बम बनाने की क्षमता हो चुकी है ईरान की। ईरान के सॉल्ट डेजर्ट में पहाड़ों के नीचे न्यूक्लियर प्लांट को रेडी मोड पे रखा जा रहा है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में परमाणु बम बनाने की क्षमता है। IAEA एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने फरवरी में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया था। तो देखिए, ये बहुत अहम महत्वपूर्ण है। बहल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जिस तरह से ये खलबली मची हुई है, एक तो अटैक हो जाता है, फिर दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने की कोशिश ईरान की तरफ से होती है, गुपचुप तरीके से ही होता है। IAEA का भी कहना है कि परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है ईरान। इसी खलबली के बीच अटैक होता है। क्या कुछ लगता है, क्या परमाणु नौबत आएगी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक? देखिए, अगर हमको लगता है कि अभी तक परमाणु हथियार ईरान ने नहीं बनाए तो ये गलतफहमी है। पिछले साल उनका 93% तक एनरिचमेंट हो चुका था और वो किसी भी समय में बना सकते थे। और ये बात जो चल रही है पिछले साल से लेके अब तक, तो मैं ये मानने को तैयार हूँ कि जिस दिन ये हमला हुआ एम्बेसी के अंदर, उसके बाद से 14 दिन उन्होंने इसलिए लिए ताकि उनका कोई ना कोई रूडिमेंट्री टाइप न्यूक्लियर वेपन तैयार हो जाए।
तो न्यूक्लियर वेपन तो उनका तैयार हो चुका है या बिल्कुल तैयार होने वाला है, ये उस स्टेज की बात कर रहे हैं हम। दूसरी चीज है कि यही चीज अमेरिका को भी पता है। अभी तक तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम ऑफेंसिव एक्शन नहीं लेंगे, हम सिर्फ डिफेंस करेंगे और इजराइल को प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने स्टेल्थ फाइटर्स अपने F-35 वहां पे एयरबेस पे डिप्लॉय कर रखे हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ है, इजराइल पक्का रिस्पॉन्ड करेगा। ये वो देश नहीं है जो एक बार कहते हैं तो नहीं करेंगे, ये वो देश है जो एक बार कहते हैं कि हम करेंगे तो करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो भी अपनी कंट्री में बहुत प्रेशर के अंदर है। इस समय उसको भी पता है कि अगर आज इलेक्शन होंगे तो वो हार जाएगा, और कभी भी इलेक्शन होंगे नियर टाइम के अंदर तो हार जाएगा। इस वक्त बहल सर आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। इस वक्त इजराइल पर बहुत ज्यादा दबाव है और समीकरण बहुत कुछ इशारा भी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर ये कि अटैक के बाद से ही लगातार संपर्क में है बाइडेन और नेतन्याहू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, देखिए अमेरिका नजर बना के रखा हुआ है। इजराइल को अमेरिका से निर्देश दिए जा रहे हैं, G7 की मीटिंग में ईरानी हमले को उठाएंगे, ये भी बाइडेन का कहना है। फोन पर बातचीत भी हुई है दोनों नेताओं की, जो बाइडेन की भी और बेंजामिन नेतन्याहू की, और लगातार इजराइल मीटिंग्स कर रहा है, इस बात की स्ट्रैटेजी बना रहा है कि ईरान पर अटैक की क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन संपर्क अमेरिका से बना हुआ है, अमेरिका बैकअप करता है इजराइल को, कई सपोर्ट कर चुका है अब तक, और G7 देशों में ये मुद्दा उठाने की बात भी बाइडेन ने कही है। G7 की मीटिंग में ये मुद्दा उठाएंगे, ईरानी अटैक को उठाएंगे, ये कहना है बाइडेन का। तो देखिए, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों की रेकी कर ली है। इजराइल ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर हमले की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रहा है। ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने टारगेट पर हैं, ये अब आप जान लीजिए। ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजरायली स्ट्राइक मुमकिन है क्या, और अगर ऐसा होता है तो किन किन जगहों को बनाया जा सकता है निशाना? पहला, बोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, दूसरा फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, तीसरा नातांज एनरिचमेंट प्लांट, शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रूदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च। इन तमाम जगहों को निशाना बनाया जा सकता है, सीधे तौर पर इसके आसार नजर आते हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। इजराइल को हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका, इजराइल को देगा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, हवाई हमले से बचने के लिए आयरन डोम भी देगा, यानी वो डिफेंस सिस्टम जिसके दम पर शक्ति दिखाता है इजराइल। लेकिन ये इसी डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रोका, अपना जो हथियार है उसे मजबूत किया। अब अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा और आयरन डोम भी दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। देखिए, ऐसे वक्त में जब न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है, न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है, ये आपको जल्दी से बता लेते हैं कि एटमी पावर देश में कौन किसके साथ नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान, दो अलग अलग खेमे। इजराइल की बात की जाए तो 90 एटमी हथियार हैं इसके पास। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है और मुमकिन है कि उसने परमाणु बम बना भी लिया हो, ये जानकारियां सामने आ रही हैं। अमेरिका के पास 5428 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। रूस की बात करें तो वो ईरान के साथ नजर आता है और उसके पास 5977 परमाणु बम मौजूद हैं। फ्रांस की बात की जाए, जो कि इजराइल के खेमे में है, तो वो 290 परमाणु वॉरहेड के साथ लैस है। वहीं चीन, जो कि ईरान के साथ खड़ा दिखता है, उसके पास भी 350 परमाणु बम मौजूद हैं। ब्रिटेन की बात की जाए तो 225 परमाणु बम ब्रिटेन के पास हैं, और नॉर्थ कोरिया को अगर ईरान के खेमे में हम जोड़ लें तो यह भी बताना जरूरी है कि उसके पास भी 20 परमाणु बमों का जखीरा मौजूद है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बहुत बड़ा बयान आ गया है। एयरबेस पर हमले का प्लान था, ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल पर ऑपरेशन सफल रहा है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। 2 इजरायली सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। ईरान बार बार सबूत दे रहा है कि हमने इजराइल पर बड़ा अटैक किया है और एयरबेस पर हमले का प्लान किया गया था।
और आइए अब आपको बताते हैं ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है और इसे किस तरह से अंजाम दिया गया। दरअसल ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ का जो बयान सामने आया उसके जरिए हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। इजरायली एयरबेस पर हमले का प्लान था, यानी निशाना जो थे वो थे एयरबेस। दूतावास पर हमला करने वाले विमानों को निशाना बनाने की तैयारी थी। हमले में इजराइल के 2 अहम सैन्य ठिकाने तबाह किए गए, ये बड़ा दावा ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ कर रहे हैं। जी हाँ, इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया। इजराइल पर हमारा ऑपरेशन सफल हुआ और इसी ऑपरेशन के बारे में बताते हुए इजराइल ने सारी हदें पार कर ली थी और इसीलिए ये अटैक करना जरूरी था। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ से ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अस्ताना सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो ईरान कह रहा है, बार बार दोहरा रहा है कि ये हमला करना बहुत जरूरी था, तो ये एक तरह से पोजीशनिंग है ईरान की, आपको लगता है दुनिया में कई मुल्कों के सामने कि वो ये दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं पड़ा है, वो किसी भी तौर पे कमजोर नहीं पड़ा है। देखिए, दुनिया में कई मुल्क खेमे में बटे हुए हैं, ऐसे में ईरान की पोजीशनिंग कितनी जरूरी लगती है आपको? बिल्कुल पोजीशनिंग भी है और साथ के साथ ऐसा भी माना जाता है कि एम्बेसी में अगर अटैक होता है तो वो एम्बेसी एक देश का हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला हुआ है और उसको उसी नजर से देखा जाता है और इसलिए ईरान का किसी भी हालत में जवाब देना जायज था। और ईरान बार बार यही कह रहा है कि मैंने उसी हमले का जवाब दिया है और सेल्फ डिफेंस में ये एक्शन किया है। कोशिश ये भी है ईरान की, एक इनडायरेक्टली मैसेज ये भी दे रहा है कि भाई आपने ये हमला करा, मैंने जवाब दे दिया, अभी कहानी खत्म होनी चाहिए, एक इनडायरेक्ट मैसेज है। लेकिन अभी अगर आप देखें कि क्या जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल जो बोल रहा है क्या वो करेगा, अब इसमें कहानी इस तरीके से है कि उनके पास हथियार हैं ईरान को हमला करने के लिए, उनके पास इंटेंशन भी है ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या इसकी इजाजत देगा, इसमें क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये इस मौके पे बाकी लोग तैयार नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया जाए, बात बिगड़ सकती है और कंट्रोल से बाहर जा सकती है। तो इस एस्केलेशन डायनेमिक्स को, इस बढ़ चढ़कर जो लड़ाई का अंदेशा है, इसको रोकने की तकरीबन सभी कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका को इसमें सबसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ उसी से फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक ये हमला हुआ है, एक शिप अभी गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, उसको ईरान एकदम बंद कर देगा वहां पर। उसी मुताबिक एक शिप अभी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। सारी की सारी फ्लाइटें जो यूरोप जाती हैं वो सारी के सारे अभी ईरान को अवॉइड कर रही हैं। उन सबके जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है। तो इस किस्म से पूरा वर्ल्ड जो है वो इफेक्ट हो जाता है। पर्शियन गल्फ बंद होने का मतलब काफी फर्क पड़ जाता है पूरे विश्व के लिए। इसलिए पूरे विश्व की एक अलग कोशिश होगी। अभी इजराइल ने जो भी किया है, मेरे विचार से जो एम्बेसी में हमला किया, ये थोड़ा ओवर ड्राइव था। ये जरूरत से ज्यादा उन्होंने एक्शन किया था और नेतन्याहू ने ये सिर्फ इसलिए किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और निश्चित तौर पर ये तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब हैं। लेकिन सुमित, क्या जानकारी इजराइल से मिल पा रही है? अगर 10% ईरान के हमले भी कामयाब हुए हैं तो इजराइल में नुकसान कितना हुआ है? क्योंकि 2 एयरबेस तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है। देखिए, बिल्कुल समीर, कहा यह जा रहा है कि करीबन 100 से ज़्यादा जो मिसाइलें दागी गई थी, उसमें से 7 या 8 मिसाइलें जो हैं वो इजराइल की एयर स्पेस में घुस पाई और उसने कई जगह 2 बेसिस को उनका मेन टारगेट था। हालांकि इजराइल इस बात को नकार रहा है कि उसके किसी भी एयरबेस को कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि उसने 2 एयर बेसिस को मेजर नुकसान पहुंचा है। अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही ये अटैक पोस्चरिंग के लिए हो, भले ही ईरान ये दिखाना चाहता हो कि देखिए मेरे पास भी कुछ ऐसी ताकत है जो मैं आपको सीधा डेटर कर सकता हूँ, आपको लगातार नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन अब यह देखना है कि इजराइल का कदम क्या होगा। हालांकि वॉर कैबिनेट में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि इजराइल को इससे भी ज्यादा बड़े अटैक को अंजाम देना चाहिए, लेकिन कई आईडीएफ के ऑफिसर्स का यह मानना था कि देखिए अगर ईरान को जवाब देना है, अगर ईरान को बड़ा जवाब देना है तो गाजा में ऑपरेशंस को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ईरान को सबसे ज्यादा दिक्कत उसी से। तो अगर बड़ा जवाब देना है तो गाजा के अंदर कई ऐसे बड़े ऑपरेशन चलाए, ईरान अपने आप परेशान हो जाएगा। ठीक है, ईरान कितना परेशान है और किस कदर अब इजराइल से बदला लेगा और इजराइल किस तरह से अटैक करेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने अलर्ट कर दिया है, ईरान के पास खतरे में अमेरिकी बेस है। ईरान के आसपास 35 अमेरिकी बेस है। तो देखिए आंच इस हमले की अमेरिका तक पहुंचेगी और ईरान के पास खतरे में इस वक्त अमेरिकी बेस है। ये बेस अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 ऐसे बेस हैं जिस पर ईरान की नजर है।
और एक और बड़ी खबर आ रही है, हंगरी ने की इजराइल पर हमले की निंदा। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है। इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। तो कुल मिलाकर अब अलग अलग देशों का जो रुख है वो भी सामने आ रहा है और जबरदस्त खेमे बंदी अब इस हमले के बाद एक बार फिर दुनिया के तमाम देशों के बीच नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, पोलैंड की अमेरिका से अपील, यूक्रेन के लिए सैन्य मदद बढ़ाने की अपील की गई है पोलैंड अब इसमें आ रहा है सामने और अमेरिका से ये अपील की गई है, अर्जी की गई है कि यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाई जानी चाहिए। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने किया है दावा, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, ईरान पर हर हमले का हम जवाब देंगे। ये IRGC की तरफ से कहा गया है, हुसैन सलामी की तरफ से ये कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, स्काई न्यूज अरेबिया के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पेंटागन को हमले की खबर थी। पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, यूएस ने इजराइल को पलटवार न करने को कहा। यूएस, यूके, फ्रांस की सेना का मिला है साथ, ये इजराइल का कहना है। और देखिए ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जवाब देना जरूरी था, ये कह दिया ईरान ने। यानी बताया है कि यह हमला क्यों किया गया। 1 अप्रैल को जिस तरह से दूतावास को निशाना बनाया गया उसका यह जवाब था। हमला हुआ तो और करारा जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के पूर्व खुफिया प्रमुख की सलाह सामने आई है, ईरान पर हमला न करे इजराइल। ये कहना है पूर्व मोसाद प्रमुख ने, ये कहा है कि मैं ईरानी हमले का जवाब देने की सलाह नहीं देता। और इस बीच सीरिया में भी लगातार जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं। सीरिया के दमिश्क में गिरी है ईरानी मिसाइल। दमिश्क में गिरी ईरानी मिसाइल की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, दमिश्क की ये तस्वीर है जहां पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को मार गिराया। ईरान ने इजराइल पर दागी थी ये मिसाइल। और इस बीच ईरान के साथ कई मुस्लिम देश आते नजर आ रहे हैं। ये मुस्लिम देश कौन कौन से हैं? ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन इस वक्त आ चुके हैं। इराक भी ईरान की मदद कर रहा है। जॉर्डन भी इजराइल की मदद कर रहा है। जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलें गिराई हैं। तो ईरान वर्सेस इजराइल, कौन किस पर भारी है या कौन किसके साथ है? देखिए अब अलग अलग मुल्क किस किस के साथ हैं आप देख लीजिए। इजराइल एक तरफ है, इस तरफ ईरान है। इजराइल के साथ अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जॉर्डन है। और ईरान के साथ लेबनान है, सीरिया है, यमन है, इराक है। तो ये 2 खेमे अलग अलग साफ दिखाई दे रहे हैं। इस अटैक के बाद और ज्यादा जरूरी बात ये हो जाती है कि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र ने यूएस को अपना बेस इस्तेमाल करने से रोका है। ये जरूरी बात है। संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे, ये भी बात निकलकर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में बहल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए हमने बहुत प्रिसाइजली बता दिया है कि इजराइल के साथ कौन से मुल्क खड़े हुए हैं और ईरान के साथ कौन है, कौन किस पर कितना भारी है, किसकी शक्ति ज्यादा है, ये भी हम दर्शकों को बता ही रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या आगे किस मकसद से बढ़ रहे हैं ईरान और इजराइल? क्या वो चाहते हैं कि बाकी मुल्क भी कूदें इस युद्ध में? इजराइल के पास कोई रास्ता रह नहीं गया है कि वो इसको एस्केलेट करे। लेकिन जो प्रेशर अमेरिका बना रहा है और वेस्टर्न नेशंस बना रहे हैं कि रिटेलिएट ना करें, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जो डायनामिक्स होगी, एस्केलेशन डायनामिक्स, उसमें पूरा का पूरा गल्फ रीजन और साथ में यूरोप के कुछ कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये हो और दूसरे देश भी नहीं चाहते। अमेरिका रशिया, यूक्रेन, इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के अंदर फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल अटैक करे या रिटेलिएट करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल रुकेगा, क्योंकि नेतन्याहू के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो ये एस्केलेट तो होगा ये। और दूसरी बात है, फायदा सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा फायदा रशिया और चीन को हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं घिर रहे थे। कुछ दिन पहले अमेरिका ने वार्निंग दी थी चाइना को कि इंडो पैसिफिक में किसी भी देश, खासकर फिलीपींस के ऊपर अगर वो कुछ भी करता है तो वो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं रशिया और
चीन के लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि ईरान जो है वो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अस्थाना साहब इस वक्त दुनिया इस बात को लेकर भी चिंतित है कि अंजाम क्या होगा। न्यूक्लियर वॉर तो नहीं छिड़ जाएगी, परमाणु हमला तो नहीं हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जा सकता है। खबर यह भी है कि ईरान परमाणु संपन्न देश खुद को बना चुका है। ऐसे में बड़े विध्वंसकारी हालात हो सकते हैं फिर तो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला होता है तो उस हालत में जो सिचुएशन है वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और नेतन्याहू तो अपनी तरफ से उनको पता है कि जिस दिन लड़ाई बंद हुई उनकी कुर्सी चली जाएगी। वो इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल के लोग खुद नेतन्याहू को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब तक वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक ये कहानी चलती रहेगी। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर लड़ाई का सवाल है, मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर एक रेड लाइन अमेरिका भी देगा इजराइल को, क्योंकि सर मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए, समय बहुत कम है। जल्दी से रिएक्शन सुमित आपसे लूंगी। इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है कि इजराइल कब तक हमला कर सकता है ईरान पर? देखिए, वॉर कैबिनेट में कई चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ, लेकिन अभी तक इजराइल ये नहीं बता रहा कि आखिरकार वो करना क्या चाहता है। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इजराइल ये देखना चाहता है कि अगर वो रिटेलिएट करता है तो फिर उसके रेप्लिकेशंस क्या होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर ईरान रुकने वाला है। ये एक कदम बढ़ने वाली बात है, हर कदम बढ़ता जाएगा। तो निश्चित तौर पर अमेरिका उसका साथ कहाँ तक दे सकता है, और ये सारी चीज़ें तब तय होंगी जब अमेरिका की बात जो है वो G7 देशों के साथ हो जाएगी, उनकी सहमति मिल जाएगी या उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भी तैयार हैं सपोर्ट करने के लिए। तभी ये चीज़ें खुलकर सामने आ पाएंगी।